Recording in progress. जिसमें अपना कोई डायमेंशन है, रिजिड बॉडी है, जैसे रॉड हुआ, रिंग हुआ, डिस्क हुआ, स्फीयर हुआ, सिलेंडर हुआ, क्यूब हुआ, क्यूबॉइड हुआ। अगर ऐसे रिजिड बॉडी में दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, तो ऐसे फोर्स मिलके उस रिजिड बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन चेंज कर सकते हैं, नहीं तो वो रोटेशनल मोशन को चेंज कर सकते हैं, मतलब एंगुलर मोशन को चेंज कर सकते हैं। इसका वजह है कि वो सारे फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स हो सकता है जिसके कारण उसमें ट्रांसलेशनल मोशन में बदलाव आ जाए, या वो सारे फोर्स मिलके एक नेट टॉर्क पैदा कर सकते हैं जिससे कि उसके एंगुलर मोशन में बदलाव, और बदलाव आ गया तो इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो डेविएट करेगा। अगर इक्विलिब्रियम एक रिजिड बॉडी को होना है, इसका मतलब उसमें ना ही कोई ट्रांसलेशनल मोशन में चेंज होना चाहिए और ना ही कोई रोटेशनल मोशन में चेंज, और ये तब होगा जब नेट फोर्स का मान 0 हो, साथ ही साथ नेट टॉर्क का भी मान 0। तो उसके लिए कंडीशन हमने बड़ा अच्छे से स्टेब्लिश कर लिया था कि इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। नेट फोर्स 0 का मतलब नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0, वाई में 0, जेड में 0। जनरली हम लोग के सिलेबस में जो फोर्सेस मिलते हैं वो प्लेन में ही मिलते हैं, एक्स और वाई में ही मिलते हैं, लेकिन कभी कभी कोई सिचुएशन में फोर्सेस जेड डायरेक्शन में भी आ जाए तो हम उसको भी नेट फोर्स 0 करेंगे। और दूसरा कंडीशन है कि नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट ना, वो 0 होना चाहिए। हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क आ गया तो मतलब वो बॉडी उस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। तो इसके रेस्पेक्ट में हमने 2 सवाल डिस्कस किया था, ये 2 सवाल और करते हैं। ये बड़ा ही फेमस प्रॉब्लम है। मान लीजिए ये आपका एक दीवार है, वर्टिकल दीवार, और ये फ्लोर है, और दीवार और फ्लोर के बीच में ये एक प्रकार का इस तरह से सीढ़ी ले किया हमने, ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी जो है वो टोटल 10 मीटर लंबा सीढ़ी है, और इस सीढ़ी का टोटल मास है सपोज करो 40 केजी। सीढ़ी का टोटल मास है 40 केजी। ये जो वर्टिकल दीवार है ये परफेक्टली स्मूथ, जो वर्टिकल दीवार है ये स्मूथ है, और ये जो फ्लोर है दैट इज रफ। रफ है, इसकी अपनी कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या हो रहा है कि ये सीढ़ी पे एक आदमी, एक इलेक्ट्रिशियन सपोज कर लो, वो यहाँ पे खड़ा होके कोई इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है या कोई, है ना, यहाँ पे आदमी है और इस आदमी का मास है 60 केजी। इस आदमी का मास है 60 केजी, 60 केजी, और यहाँ से नीचे से 8 मीटर ऊपर जाके, टोटल सीढ़ी का लेंथ है 10 मीटर, या 8 मीटर ऊपर जाके कुछ वर्क कर रहा है, ऐसे खड़ा है कुछ वर्क कर। ये आपको सिचुएशन दिया हुआ है और इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इफ द मैन 60 kg वर्क्स सेफली, मतलब कि यहाँ पर आदमी खड़ा होकर के सेफली काम कर रहा है, सेफली काम करता है, तो सेफली मतलब कि सीढ़ी नहीं फिसल रहा है, सीढ़ी नहीं फिसल रहा, फिसल जाता तो एक्सीडेंट हो जाता। इफ मैन वर्क्स सेफली एज सोन इन फिगर, फिगर में जो 8 मीटर ऊपर चढ़ के दिख रहा है, तो पूछता है फाइंड ए नॉर्मल फोर्स
forces exerted by wall and floor. ये जो दीवार है ना, स्मूथ वॉल, और ये जो फ्लोर है, रफ फ्लोर, है ना, उसके द्वारा फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस क्या लगेंगे? फोर्स, नॉर्मल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय वॉल एंड फ्लोर ऑन द लेडर। एक ये प्रश्न। दूसरा है फाइंड फोर्स exerted by floor देखिए तो on the ladder। फ्लोर के द्वारा लेडर पे कितना फोर्स लगेगा, ये पूछा। तीसरा पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेडर एंड फ्लोर। फ्लोर और लेडर के बीच में कम से कम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, सो दैट द मैन कैन वर्क सेफ। अगर उस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से म्यू का मान कम हो जाएगा तो सीढ़ी फिसल जाएगा और धड़ाम से आदमी गिर जाए। और आपको सिचुएशन में यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, दिया आपके पास सिचुएशन। आपको ये सवाल कई रूप में मिलेंगे, आदमी बिना आदमी का मिलेगा, आदमी का मिलेगा, कभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देगा और बाकी सारे फोर्सेस पूछे जाएंगे। लेकिन इसके हर एक सवाल जो आपको बनाने को मिलेगा, लगभग बनाने में हम एक ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बॉल तो जो वही भी हम करेगा, सीखें। उसे फोर्स का लगा पाएगा जीरो। चलिए, यहाँ पे आदमी इस लेडर पे खड़ा होकर के बिना गिरे वो काम कर रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में। ये सिस्टम क्या चीज में है? इक्विलिब्रियम में। इसको कॉपी कर लेते हैं इसका। अच्छा, याद रखिए, अगर रिजिड बॉडी की इक्विलिब्रियम स्थिति आपको मिलती है, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के बिल्कुल हम वही नियम यूज करेंगे जो न्यूटन्स लॉ में। फोर्सेस ड्रॉ करना, फ्री बॉडी बनाना, और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम में तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन, मोशन है तो मोशन। बस इक्वेशन लिखने में, यहाँ पर रिजिड बॉडी की इक्विलिब्रियम लिखने में आपको नेट फोर्स भी जीरो करना है और नेट टॉर्क भी जीरो करना। न्यूटन्स लॉ में तो सिर्फ नेट फोर्स जीरो करते थे, क्योंकि वहां पर रिजिड बॉडी ना मिलकर पार्टिकल का शेप मिलता था, ब्लॉक के रूप में मिलता था। यहाँ पे आपको रिजिड बॉडी, रिंग, स्फीयर, डिस्क, क्यूब, क्यूबॉइड सब मिलेगा। तो यहाँ पे आप नेट फोर्स भी जीरो करेंगे, टॉर्क भी जीरो। चलिए भाई, तो आपके पास फोर्स ड्रॉ करने का प्रोसेस करो, फोर्स ड्रॉ करने का प्रोसेस करो। सबसे पहले मास है, तो सीढ़ी का मास है, तो मास के कारण mg, तो सीढ़ी के बिल्कुल सेंटर ऑफ मास से मानेंगे यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहां से हम एक फोर्स लगाएंगे। सीढ़ी का मास 40 kg है, तो एक 40 g का फोर्स है, 40 g। ठीक है, ये हुआ 40 g। इसके बाद आदमी का 60 kg है, तो आदमी का भी फोर्स ड्रॉ किया 60।
फिर ये जो दीवार है वर्टिकल दीवार, वो सीढ़ी पर एक हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, नॉर्मल है ना, N1 नॉर्मल N1। ये N2 और ये जो फ्लोर है, ये नीचे पोर्शन वाले सीढ़ी पर भी एक फोर्स लगाएगा, कॉन्टेक्ट सतह N2। नॉर्मल। ये जो वर्टिकल दीवार है, ये जो वाल है, ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि वाल कैसा है, वाल स्मूथ है ना, ये जो वाल है वो स्मूथ, यस, वो फ्रिक्शन नहीं लगाएगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम में वाल पे भी फ्रिक्शन दे दे, लेकिन वो स्मूथ। अब ये जो फ्लोर है वो फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि फ्लोर इज रफ। तो देखो फ्रिक्शन की टेंडेंसी क्या होगी। तो अगर आप एक आदमी को यहाँ चढ़ के देखो और इस पॉइंट को देखो, तो इसकी टेंडेंसी बैक जाने की होगी, है ना आयुष? ये जो एंड है, इसकी टेंडेंसी बैक इधर जाने की होगी। ये जो सरफेस है, इसको आगे जाने से रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ, यस सर। तो फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज फ्रिक्शन, पहले बोलते हैं तो पहली दिस विल प्रिवेंट स्लाइडिंग। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ऐसा लगेगा जो स्लाइडिंग को प्रिवेंट, दिस इज फ्रिक्शन। ऐसे तो वर्क है अभी क्वेश्चन। ओके, ये सारे मेरे फोर्सेस लग गए। अब आपको, क्योंकि ये पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए हम नेट फोर्स जीरो करेंगे, नेट टॉर्क जीरो करेंगे। तो पहले नेट फोर्स जीरो करो। नेट फोर्स जीरो कैसे करेंगे? तो टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन में बराबर टोटल फोर्स, है ना, मतलब नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो कैसे करते हैं? टोटल दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला। टोटल फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो कैसे करते हैं? टोटल ऊपर का फोर्स बराबर नीचे। तो बताओ प्रदीप कैसे करें इसको? इक्वेशन बोलिए फटाफट। नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो करने के लिए क्या करें? N1 बराबर FR। इसको कैसे लिखें? हाँ बोलिए। N1 बराबर FR सर। हटे वीडियो चालू कर। नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो करना है, तो इसको कैसे लिखें? टोटल दाएं वाला फोर्स बराबर टोटल बाएं वाला फोर्स, यही करेंगे ना। तो दाएं में कौन सा फोर्स है बताओ? N1 और फ्रिक्शन। N1, हाँ वेरी गुड, N1। और बाएं में कौन फोर्स है प्रदीप? फ्रिक्शन सर। फ्रिक्शन, ये दोनों बराबर होना चाहिए ना। यस सर। N1 बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन। अगर N1 ज्यादा हो जाए तो सीढ़ी को आगे खींच ले जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए तो ये पीछे खींच जाएगा, सीढ़ी को चलना नहीं है। इसका मतलब दोनों फोर्स बैलेंसिंग। ये आपकी इक्वेशन 1। टोटल फोर्स वाई डायरेक्शन में जीरो करने के लिए क्या करोगे बताओ? अब तो बोल दे प्रदीप, आप ही से पूछ रहे, बताओ। वाई डायरेक्शन में जीरो करने के लिए टोटल ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। नीचे, यस सर। हाँ, ऊपर में बताओ कितना फोर्स है? N2। ये बराबर होगा नीचे का फोर्स। नीचे में कितना फोर्स है? 60 प्लस 40 जी। 60 जी प्लस 40, ये तो हो गया 100 जी, या जी का मान 100, जी का मान ये हो गया 1000 न्यूटन। तो N2 बराबर 1000 न्यूटन। कितने अननोन है? कितने अननोन है बताइए तो? 3 सर। 3 अननोन है। और सामने भी कितने इक्वेशन अवेलेबल है? 2। तो एक और इक्वेशन चाहिए? यस सर। वो कहां से आएगा? वो आएगा टॉर्क इक्वेशन, है ना। इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स जीरो करेंगे, नेट टॉर्क जीरो करेंगे।
नेट फोर्स तो जीरो कर लिया, एक्स डायरेक्शन का जीरो कर लिया, वाई डायरेक्शन का जीरो कर लिया, तो नेट डायरेक्शन का जीरो, वाई टॉर्क का है ना, नेट टॉर्क जीरो करेंगे। तो कैसे करेंगे बताओ? किस पॉइंट के बाद टॉर्क ले? आइनस आप डिसाइड करो किस पॉइंट के बाद टॉर्क ले। हम कुछ पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं। ये ऊपर का पॉइंट है मान लो बी, ये जमीन का पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। तो बेस ए पॉइंट से ले लीजिए। वेरी गुड। और उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो क्यों ले हम ए के? सर क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो वॉल है वो कैलकुलेट होगा टॉर्क से, और यहाँ पे बेस फॉर्म में टॉर्क जीरो हो जाएगा। ए पॉइंट के बाद लेने से क्या फायदा है कि ए से दो फोर्सेस अननोन गुजर रहे हैं, एक N2 और एक फ्रिक्शन। जब हम इस पॉइंट को है ना टॉर्क निकालेंगे तो N2 के कारण टॉर्क जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन के कारण टॉर्क जीरो, और बस एक ही अननोन बचेगा मार्केट में N1, जिसके हमको माना जाएगा। लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि हम उस पॉइंट को जहाँ से ज्यादा फोर्स उस पॉइंट को चुनते हैं टॉर्क निकाल के जीरो करने के लिए जहां पर बहुत सारे अननोन फोर्सेस पास कर, ताकि कैलकुलेशन करना आसान। हम ए पॉइंट को चुनते हैं तो नेट टॉर्क अबाउट ए लेते। ठीक, अब बताइए तो ए पॉइंट के अबाउट हम किस किस फोर्स के टॉर्क लिखेंगे? तो N2 के कारण टॉर्क लिखेंगे तो ये तो इसके कारण जीरो हो गया। फिर एक फ्रिक्शन के कारण लिखेंगे, इसके कारण टॉर्क जीरो हो गया, क्योंकि ये दोनों फोर्स इसी ए पॉइंट से पास हो। अब हम ये जो 40G है इसके कारण टॉर्क लिखेंगे। 40G के कारण टॉर्क बोलो क्या होगा? 40G into perpendicular from A on 40G, है ना? तो A से 40G के बीच का परपेंडिकुलर दूरी यही होगा, ये वाला, ये वाला। अब जरा दिमाग लगा और बताओ ये वाली दूरी कितनी होनी चाहिए? ये आपका 53 है तो ये भी 53 ही होगा, और ये पूरी सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है तो ये 5 मीटर है। तो आइनस आप बताओ ये वाली दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 4 हो जाएगा। हाँ, मतलब बेस वाला 5 sin 53। यस 5 sin 53। डायरेक्शन बोलिए। अरे बोलो भाई, डायरेक्शन, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकल लिखे ना, अभी तो डायरेक्शन बाकी है। डायरेक्शन बोलिए। माइनस आई सर। जी माइनस आई। ऐसा ही एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा ना? यस सर। एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो डायरेक्शन किधर आया? अरे भाई लास्ट क्लास में हमने इतना डिटेल से बताया था, ना बोलने में क्यों शर्माते? अगर आपको 40G के कारण टॉर्क का डायरेक्शन बोलना है तो आपका ये देखो, ये सीढ़ी है और ये पॉइंट है ए, यहां है आपका 40G। हमने क्या बोला था? इस ए पॉइंट के अबाउट आप इसको फिक्स कर लो, ये 40G सीढ़ी को कैसे नचाए? कैसे नचाए? यस सर। बस हो गया। ये आपको दिखना चाहिए, सिचुएशन में आपको दिखना चाहिए कि ऐसी हालत में ये 40G इस सीढ़ी को कैसे नचाए। एंटी क्लॉकवाइज, तो आप अपने फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। अब देखो थंब किधर आया, किधर आया बताओ? ऊपर प्लस के। प्लस के। सर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हो या आप इसको प्लस के बोल सकते हो। और आई तो नहीं बोल सकते ना,
प्रमोद, यस सर। भाई बोल के हमको कितना निराश कर लगता है, जैसे कि ठीक है सर। कुछ पढ़ा है नहीं। एनीवे, अब आओ 60G की बात करेंगे। 60G का भी टॉर्क का डायरेक्शन क्या बोलेंगे आइनेश? एंटी क्लॉकवाइज या प्लस के। तो ये भी प्लस में हो जाएगा। यस सर। और यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी कितना आएगा इसका? ये वाली दूरी 8 sin 53। 8 sin 50 ये है। और ये भी एंटी क्लॉक हुआ, या आप इसको प्लस के बोल। ठीक, अब ये दोनों के तो कहानी खत्म हो गई। और अब बच गया N1। N1 के टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा आइनेश? क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा ना? यस सर, एंटी माइनस। क्लॉक को प्लस लिए हुए हैं तो क्लॉकवाइज माइनस। समझ गया आज फोर्स हो गया आपका N1 इंटू परपेंडिकुलर दूरी। तो A से N1 पर परपेंडिकुलर दूरी यही वाली होगी। यस सर। ये वाली दूरी को आप परपेंडिकुलर दूरी बोल सकते हो। बताओ ये कितना होगा? ये हो जाएगा 10 sin नहीं cos, बेस हो गया ना? यस सर, cos 50। 10 cos 53। और ये आपका क्लॉक। क्लॉक मतलब माइनस। तो ये आपका नेट टॉर्क का वैल्यू A पॉइंट के अबाउट हमने अभी लिखा। इसको आप जीरो कर लो और इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करो। देखो तो N1 का वैल्यू आप निकालो। ये कितने हो गए बताओ? ये हो गए 40 G मतलब 10 इंटू 5 साइन 53 हो गए। क्या साइन 53 हो गए 4/5। 60G, G मैंने 10 इंटू 8 इंटू साइन 53 फिर हो गए 4 माइनस N1 इंटू 10 cos 53 हो गए 3/5। ये 5 से तो ये 5 कट गए। यहाँ से 5 12 पंचे 7 120 आ गए। ये 5 से 2 कट गए। तो यहाँ पे 6N1 आया। 6N1 इज इक्वल टू माइनस, तो कैलकुलेट करना अपने एंड पे। ओके देखो बताओ। ओके सर। ये हो गया 4 चौके 1600 और यहाँ हो गया आपका 120 इंटू 8 चौके 22। नीचे में आ गया आपका, नीचे में तो कुछ नहीं, यहाँ से हम 6 हटाएंगे तो ये 6। और यहाँ से आप बताइए N1 की वैल्यू क्या है? आप लोग भी कैलकुलेट करो। सो 20 गुना प्लस 5440 हो गया। ये N1 की वैल्यू 907 न्यूटन के आसपास। हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लिए। देखो तो आप लोग से क्या आ रहा है? सर 906.67। यस सर, अप्रोक्सीमेटेड 9.907। ठीक है। यस सर। तो ये N1 की वैल्यू इतनी है। ये N1 की वैल्यू। अब आइए हम एक एक करके जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है उसको निकाल। पहला क्या पूछ रहा है आइनेश? नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय व्हाट? नॉर्मल फोर्स, पहला जो प्रश्न है, नॉर्मल फोर्स बाय व्हाट? देखिए तो वॉल के द्वारा नॉर्मल फोर्स कितना है? कौन है? N1 है ना? यस सर, 907 न्यूटन। ये हुआ N1 जिसका माना है 907। इसी में एक और पूछ रहा है नॉर्मल फोर्स बाय फ्लोर ना। नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल एंड फ्लोर ऑन द इलेक्ट्रिक। फ्लोर के द्वारा नॉर्मल फोर्स की वैल्यू तो N2 है। यस। और N2 की वैल्यू देखो तो ऑलरेडी निकाले हुए है ना। यस सर, 1000।
ये N2 है, वो 1000। अब आइए दूसरा फोर्स बताइए क्या? फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोर ऑन द लेडर, इसका जवाब क्या? 0। बोलिए वहीं। फोर्स एग्जर्ट कितना करेगा फ्लोर लेडर पर? सर 1350 न्यूटन। 0 करेगा। कैसे, मतलब कि कैसे निकाले इसको? सर वो एफ ऑफ फ्लोर निकालने के लिए अंडर रूट कर दिया n1 और n2 स्क्वायर को। n1 और n2 स्क्वायर का अंडर रूट लेके निकाल दिया। N1 N2 का अंडर रूट क्यों कर दिया? सर फोर्स एक्सर्टेड, टोटल फोर्स एक्सर्टेड पूछ रहा था ना फ्लोर से, तो वेक्टर सम हो जाएगा। इसका किसका वेक्टर सम होगा? n1 और n2 को, जो दो फोर्स लगा। N1 इस दीवार के फोर्स लग रहा है, N2 इस वॉल का फोर्स लग रहा है, N1 इस दीवार ने फोर्स लगाया, N2 ये फ्लोर ने फोर्स लगाया, तो इस दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकला? जैसे हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में Fx 0 है, तो उसमें 906 जो आया था वो, और फिर टोटल फोर्स से वेक्टर सम निकाल के किया। नहीं, आपका जवाब जो रिजल्ट आएगा ना वो तो सही आएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप सही नहीं दे रहे हो। मिथलेश, आप कुछ हेल्प कीजिए हमको, कैसे बताएंगे ये फ्लोर के द्वारा सीढ़ी पर नेट फोर्स? N1 और N2 का सर रिजल्टेंट निकालेंगे, तो N1 N2 का रिजल्टेंट क्यों निकालेंगे? N1 तो ये फोर्स, इसने N1 लगाया, इसने N2 लगाया, दोनों सरफेस अलग अलग हैं, और हमको तो सिर्फ फ्लोर के द्वारा, है ना, बाई फ्लोर के द्वारा लेडर पर फोर्स है। खाली N2 का मान बोल दे। आराम से सोचिए ना, आराम से सोचिए, सामने जवाब स्पष्ट दिखेगा। आज बहुत बच्चा एब्सेंट है। N1 फ्लोर ए लगाया, N2 बी लगाया, N1। हाँ, फ्लोर लगाया N2 और दीवार लगाया N1। इन दोनों के रिजल्टेंट निकालेंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट क्यों? फ्लोर का पूछा, तो फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स का ना। हाँ आइनस, आप कुछ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? वो फ्रिक्शनल फोर्स है Fs, वो इक्वल होगा नॉर्मल फोर्स जो एक्सर्ट करेगा वॉल, वो दोनों को इक्वल करके फिर उसका रिजल्टेंट निकलेगा। इक्वल क्यों करेंगे? तो फ्रिक्शनल फोर्स और वॉल का नॉर्मल फोर्स इक्वल नहीं होगा हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में? ये तो ऑलरेडी किया हुआ है ना विषय, ये तो देखो ना, ये तो किया हुआ है। N1 is equal to friction। अरे N2 को ही लगा। एक्चुअली आप घुमा फिरा के जवाब दे रहे हो, लेकिन सही जवाब दे रहे हो, है ना? आप हमको एक बात बताओ आइनेश, ये जो फ्लोर है, यस, ये सीढ़ी पे कौन कौन फोर्स लगा है? सीढ़ी नॉर्मल। हाँ फ्रिक्शन। मिथलेश आप सही बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्ट। फ्रिक्शन लगाएगा और N2 लगेगा, एक पर N2 और फ्रिक्शन, इस दोनों का रिजल्टेंट होगा। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। बस हो गया, इतना घुमा फिरा के जवाब दे रहे हो, N1 का N2 का रिजल्ट। ये फ्लोर के द्वारा इस लेडर पे ये दो फोर्स लग रहे हैं, एक फ्रिक्शन लग रहा है, तो N2 लग रहा है, फिर N2 और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट निकालेंगे, काम खत्म। तो फोर्स बाई फ्लोर ये हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट फ्रिक्शन स्क्वायर प्लस N2। That's it। अब हमको किसी तरह से फ्रिक्शन चाहिए और N2 चाहिए। फ्रिक्शन इज इक्वल टू N1,
and N1 is equal to 907, है ना? फ्रिक्शन इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू 907. बस आपको फ्रिक्शन की जगह 907 और N2 बराबर 1 रिजल्ट यही आएंगे. हाँ N1 into कर रहा था इसमें। और आईएनएस संयोग से देखिए तो आपका आंसर वही आ जाएगा, नहीं? फ्रिक्शन की जगह पर N1 रख देंगे तो N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर. सर वो मैं N1 को फ्रिक्शन से इक्वेट करके फिर N1 और N2 का फिर वो कर सकते हैं. आप ऐसे एक्सप्लेनेशन करते तो हम मान लें. सर वो उस टाइम एक्सप्लेनेशन सही से नहीं किया था इसीलिए. अभी तो चूंकि फ्रिक्शन और N1 बराबर हो गया तो आपका चलेगा. लेकिन ऐसा स्थिति होता है कि वो जो वर्टिकल दीवार है उसमें फ्रिक्शन है, तो फिर तो बराबर नहीं होता था ना. नहीं सर. या कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस काम करते होते तो फिर फ्रिक्शन और N1 तो बराबर नहीं हो. नहीं सर. फिर हम उस केस के लिए भी अपने आप को तैयार करके रखेंगे ना. सर. अपना ये कैलकुलेट कर लेना, गुना भाग कर लेना. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Minimum coefficient of friction. Minimum coefficient of friction between ladder and floor so that the man can work safely. मतलब कि ये जो फ्लोर है ये लेडर पे कितना कम से कम फ्रिक्शन लगाए ताकि सीढ़ी न फिसले, है ना? सीढ़ी फिसलेगा तो आदमी सेफली काम नहीं कर पाए. तो सीढ़ी न फिसले, मैंने यही कहा. तो इसके लिए मेरे पास क्या नियम है? तो मेरे पास जानकारी है. फ्रिक्शन ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू. सही है ना? यस सर. फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो हमेशा म्यू एस इंटू एन से कम होता है. यहां पर एन क्या लेंगे? ये N1 लेंगे, N2 लेंगे, क्या लेंगे? सर इसमें N2 लेंगे. N2 लेंगे. वेरी गुड. जिस फ्लोर पे फ्रिक्शन काम कर रहे हैं, जिस सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है, उस सरफेस को द्वारा नॉर्मल कौन है? वो N. बस वही लेंगे. यहाँ पे हम और फ्रिक्शन की वैल्यू तो आपको पता है 907. N2 वैल्यू क्या है? N2 है 1000. यहां से म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.90. 1000 से भाग दे दिया. मतलब कि जो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.907 से ज्यादा होना चाहिए. बराबर भी हो सकता. बराबर होगा तो जस्ट सीढ़ी फिसलने की बात करेगा. ज्यादा होगा तो सीढ़ी नहीं फिसल, गारंटी नहीं फिसल. तो म्यू का मान मिनिमम क्या है? 0.907. एग्जैक्टली 0.9. This is the answer. ठीक है. तो ऐसे आपके बहुत प्रॉब्लम मिलेंगे जो इक्विलिब्रियम स्थिति के साथ आपको बनाने हैं. एक प्रॉब्लम 34 मिनट. ये बिल्कुल वेल नोन टाइप के क्वेश्चन है जो मिलते ही रहेंगे. आप इक्विलिब्रियम में हमेशा रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में हम यही नेट फोर्स इक्वल टू 0, नेट टॉर्क इक्वल टू 0 करते हैं. अब एक कॉन्सेप्ट को हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए और सीखिए. शिफ्टिंग
of normal force and condition of टॉपलिंग का मतलब होता है ओवरटर्न। ओवरटर्न मतलब पलटना है ना आइनिश? यस सर। ओवरटर्न का मतलब होता है पलटना। जरा ध्यान से सुनना और समझना। सपोज करो ये आपका एक फ्लोर है, ये आपका फ्लोर है और इस फ्लोर पे हम एक क्यूब रखे हुए हैं। देयर इज ए क्यूब। क्यूब का ये सामने फ्रंट फेस दिख रहा है। देयर इज ए क्यूब। ओके, इस क्यूब पे हम कहीं पर यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करने वाले हैं और ये क्यूब आगे ना बढ़ सके इसके लिए हम यहाँ पर एक हर्डल लगा दें। लिटिल हर्डल हियर। हम इधर से फोर्स तो लगाएं लेकिन वो फोर्स इसको स्लाइड न करा सके। ये हम कुछ सिचुएशन कॉपी कर ले रहे हैं। चलिए अब बताइए। मान लीजिए कि यहाँ पे फोर्स जो हमने अप्लाई किया है ये फोर्स 0 है। अभी हमने फोर्स नहीं लगाया, ठीक है ना? अभी हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। ये जो क्यूब का नीचे वाला बेस है, ये जो बेस है, ये पूरा बेस इस फ्लोर से कांटेक्ट में है ना आइनिश? हाँ सर। तो क्या होगा, थ्रू आउट बेस पर जो फ्लोर के द्वारा एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। थ्रू आउट बेस पर इस फ्लोर के द्वारा एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। देयर विल बी द नॉर्मल फोर्स। थ्रू आउट बेस पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स थ्रू आउट बेस पर लगेगा। और जब ये थ्रू आउट बेस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, इन सारे नॉर्मल फोर्स का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो बीच से आएगा ना, रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स। इट इज द रिजल्टेंट नॉर्मल। ठीक है। अभी नॉर्मल फोर्स कहां से पास हो रहा है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, इस पर्टिकुलर स्थिति में? पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एट दिस इंस्टेंट द नॉर्मल फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जरा सोचिए कि अगर हम ये जो फोर्स अप्लाई किए हैं, अगर वो फोर्स थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग, सम फोर्स इज एक्टिंग हियर। मान लो कि हमने कुछ फोर्स लगा दिया, F इज नॉट इक्वल टू 0, F इज एक्टिंग। तो क्या अगर मान लो F लग रहा होगा तो ये जो बेस है
ये जो बेस है क्या ऐसे ही रहेगा, जैसे ये कांटेक्ट में था वैसा ही रहेगा? नहीं सर। ये थोड़ा सा उठ जाएगा, यस सर। ये थोड़ा सा उठ जाएगा, ऐसे बहुत थोड़ा सा उठ जाएगा, कांटेक्ट में ऐसे हो जाएगा। और इस हालत में क्या होगा, तो नॉर्मल फोर्स जहां पर भी यहां से थोड़ा सा दूरी तक नॉर्मल फोर्स एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि वो कांटेक्ट छोड़ दिया है। यहाँ इस पर्टिकुलर रीजन में ये फ्लोर के साथ कांटेक्ट छोड़ देगा। अब फिर यहां से आगे नॉर्मल फोर्स लगेगा। मान लिया जाए यहां से कांटेक्ट बना हुआ है, यहाँ पर से नॉर्मल फोर्स लगे, नॉर्मल फोर्स लगे। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स नहीं है, इस रीजन में नॉर्मल फोर्स नहीं, क्योंकि यहाँ के रीजन में कांटेक्ट टूट गया है फ्लोर से। अब बताइए, तो ये जो आपके रीजन में नॉर्मल फोर्स जहां लग रहे हैं, इन सबों का अगर रिजल्टेंट निकाला जाए तो वो रिजल्टेंट किधर होगा? इन सबों का रिजल्टेंट निकाला जाए तो रिजल्टेंट कहीं के बीच से जाएगा ना निश? यस सर। क्या वो नॉर्मल अब सीजी से पास हो रहा है? नहीं सर। वो अब थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो, वो नॉर्मल अब थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। सीजी इज देयर, सीजी यहाँ है, यहाँ पे सीजी है, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ जा रहा है। अगर हम फोर्स की वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो फोर्स नाउ आई एम इंक्रीजिंग ए लिटिल, तो फोर्स और बढ़ाएंगे तो क्या होगा आइनुष? सर वो जो फोर्स नॉर्मल है वो थोड़ा और साइड हो जाएगा, मूव कर जाएगा। इसकी कांटेक्ट जो है थोड़ा रीजन तक आउट टूट जाएगा। यस तो ऐसा क्लास में हो बेटा? हाँ सर। हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं भेज दूंगा, अभी आप फोकस करो। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फोर्स की वैल्यू थोड़ा और बढ़ाते हैं तो ये वाली जो रीजन है वो थोड़ी और ज्यादा रीजन के कांटेक्ट टूट जाए, और नॉर्मल फोर्स का एक्शन यहां से कहीं से लगना, मान लीजिए इस रीजन से नॉर्मल लगना शुरू हो, पानी पी दे मुझे। बस इतना ही रीजन में नॉर्मल लग रहे हैं, कांटेक्ट है। और अब उसके रिजल्टेंट नॉर्मल जो है थोड़ा और ज्यादा आगे से क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे नॉर्मल फोर्स मेरे क्या हो रहे हैं, आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसा हो रहा है ना? यस। और अगर मान लो वो फोर्स हम एक ऐसा पोजीशन में ले आए, सपोज द फोर्स नाउ इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग होते होते सपोज करो वो फोर्स F0 आ गया, एक ऐसा फोर्स की वैल्यू आ गया कि नॉर्मल एग्जैक्टली इस एंड से पास होने लग गया, नॉर्मल एग्जैक्टली इस एंड से पास होने लग गया। इस एंड से पास होने लग गया। So this is the position of, this is the condition of toppling. This is the condition of toppling. This is the condition of toppling. इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल कंडीशन ऑफ टॉपलिंग, इज द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ टॉपलिंग, क्रिटिकल कंडीशन ऑफ टॉपलिंग। अगर हम अब इस फोर्स के अमाउंट से और थोड़ा फोर्स भी बढ़ा देंगे तो ये बॉडी जो है टपल कर जाएगा, ऐसे पलट जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है? इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें? एज अप्लाइड फोर्स, ये जो फोर्स अप्लाइड है इंक्रीजेस, नॉर्मल है ना, शिफ्ट्स।
नॉर्मल क्या होता है? शिफ्ट होता है till it passes through the end edge. As long as, जब तक ये नॉर्मल इसके बेस से पास हो रहा है, ये जो बेस रीजन है, ये जो बेस का रीजन है, इस बेस के रीजन से जब तक नॉर्मल पास हो रहा है, जब तक नॉर्मल पास हो रहा है तब तक ये बॉडी कभी भी टपल नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? Yes. As long as normal is passing through the base region, the body will not topple. Body will not topple. ये बॉडी कभी भी टपल नहीं करेगी। टपल कब करेगा? जब वो नॉर्मल एग्जैक्टली एंड एड्ज से पास करना शुरू करे। उसके बाद फर्दर अगर आप फोर्स को बढ़ा देंगे तो बॉडी टपल करेगी। ठीक है, तो कभी अगर टपल करने की कंडीशन आए तो देखना कि जो कांटेक्ट के नॉर्मल फोर्स है वो उसके बेस से पास हो रहे हैं। अगर बेस से पास हो रहे हैं तो टपल नहीं करेंगे। तो आइए हम अब कंडीशन ऑफ टपल निकालते हैं कि किस फोर्स पे ये जो F0 मैंने लिया हुआ है वो F0 के किस वैल्यू पे टपल करेगा। एट व्हाट वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड व्हेन द बॉडी विल स्टार्ट टॉप। लेट at F is equal to F0, N passes through end edge. End edge. It is a condition of property. तो हमको यही F0 निकालना है, किस फोर्स पर यह टपल करे। तो कंडीशन ऑफ टपलिंग के लिए आप एक सिचुएशन ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका बॉडी है, ये आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है। सपोज कीजिए ये फोर्स आप यहां से h हाइट पर अप्लाई किए हुए हैं। ये एंड से भी पास हो सकता है या कहीं से भी पास हो सकता है। यहां से हम अप्लाई किए हुए हैं और ये जब फोर्स F0 है तो नॉर्मल आपका यहां से पास। इस बॉडी के पास मास है, मास के कारण mg। और साइड सपोज करो बेस का लेंथ b है, ये b है तो ये b/2, ये भी b/2। ठीक है, और ये एंड है, मान लो ये पॉइंट p है। हमको ये F0 निकालना है, कैसे निकाले बताइए। तो अभी चूंकि ये टॉपल नहीं किया, टॉपल करने की स्थिति में अभी रोटेट नहीं किया है ना, इसका मतलब नेट टॉर्क अबाउट पी तो जीरो कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस सर। कर सकते हैं। अगर ये टॉपल कर जाता, घूम जाता तो फिर हम नहीं कर सकते। अभी ये करने की स्थिति में, अभी ये टॉपल नहीं किया तो अभी हम कर सकते। नेट टॉर्क अबाउट पी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बताइए पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क, पहले तो फोर्स के कारण बोलिए, F0 के कारण। फोर्स यही है, फोर्स जो ये पास हो रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ और परपेंडिकुलर दूरी, ये परपेंडिकुलर दूरी मतलब h। डायरेक्शन बोलिए,
clockwise. एफ नॉट का टॉर्क का डायरेक्शन बोलिए। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये हुआ एक फोर्स एफ नॉट। नॉर्मल के तो टॉर्क 0 होंगे क्योंकि वो तो पॉइंट पी से ही पास हो रहा है। एक दूसरा फोर्स है एमजी। एमजी का टॉर्क कैसा होगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक? एमजी का टॉर्क बोलो, क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे ना नाचेगा ये। यस सर। एमजी जो है इसको ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज नचाने का प्रयास करेगा। ये माइनस एमजी इंटू ये परपेंडिकुलर दूरी है, ये वाली दूरी, दैट इज बी बाई, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू बी। ठीक है, यहां से एफ नॉट की वैल्यू आप बता सकते हो। एफ नॉट ये बराबर आएगा एम जी बी डिवाइडेड बाई 2। आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि अगर जो फोर्स अप्लाई किए हैं वो लेस देन और इक्वल टू एफ नॉट है, एफ नॉट की जो वैल्यू मैंने निकाला है एम जी बी बाई 2h, बॉडी विल नॉट टॉपल, नॉट टॉपल। अगर ये फोर्स का वैल्यू इतना से कम है तो बॉडी टॉपल नहीं करेगा, और अगर ये फोर्स की वैल्यू एफ नॉट से अगर ज्यादा हो जाता है, एफ नॉट से ज्यादा हो जाता है, एम जी बी बाई 2h से ज्यादा हो जाता है, देन बॉडी विल टॉपल। बॉडी जो है गारंटी टॉपल। समझ आया? यस सर। दिस इज द क्वेश्चन। अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। A cube, a cube of yeah, of mass m and edge A slides down, है ना? A rough inclined plane of inclination theta with uniform velocity. With uniform velocity. क्वेश्चन है the torque of normal force on the block about its center as मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैं कुछ चॉइस दे रहा हूं। एक है 0,
दूसरा है mg टाइम्स a, तीसरा है mg a sin थीटा, चौथा है mg a sin थीटा बाई 2। रफ ब्लॉक मतलब दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। आप लिख सकते हो म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेन इंक्लाइन। So this is the question. और ये इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए भी, जेईई मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए। सर ऑप्शन डी आ रहा है, mga sin थीटा बाई 2। जीरो नहीं आया? और नहीं सर, जीरो नहीं आया। नॉर्मल फोर्स के टॉर्क निकालने और यस अबाउट द सेंटर। नॉर्मल फोर्स के टॉर्क निकालने हैं अबाउट द सेंटर। जीरो तो नहीं आ रहा था सर। क्यों नहीं आ रहा है? सर क्योंकि इसमें फोर्सेस 3 लग रहे, ग्रेविटी, नॉर्मल और फ्रिक्शन। तो इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो जाएगा। और मैं n से mg cos थीटा इक्वेट किया, फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा बेस के लॉन्ग एक्ट कर रहा है और एक टॉर्क बना रहा है f इंटू a बाई 2 क्योंकि सेंटर से हाफ डिस्टेंस पे है। और फिर टॉर्क निकाला तो mg sin थीटा बाई 2। देखिए ध्यान से तो कोई से ज्यादातर बच्चे इस प्रॉब्लम के आंसर जीरो करते हैं। जीरो क्यों करते हैं उसके बारे में बता रहा हूं, और आप लोग नहीं करें। ये आपकी क्यूब है, ये आपकी क्यूब है। इस पर अगर हम फोर्स ड्रॉ करेंगे तो एक फोर्स मास के कारण mg लगेगा। mg तो हमेशा बीच से ही आएगा ना? mg तो हमेशा बीच से आएगा। और इस mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेंगे mg cos थीटा, एक बनेंगे ये mg sin। एक कोफिशिएंट और एक फ्रिक्शन बनेगा जो नीचे की तरफ चूंकि स्लाइड कर रहा है तो एक फ्रिक्शन इधर लगेगा, एक फ्रिक्शन इधर लगेगा। नीचे की तरफ फोर्स हो गया mg और mg के दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट mg cos थीटा, एक कंपोनेंट mg sin थीटा। और ये जो नीचे गिर रहा है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, ये आपको दिया हुआ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिर रहा है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिर रहा है इसका मतलब क्या हुआ? ये जो क्यूब है वो क्या चीज में? अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है तो ये क्यूब क्या चीज में? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में न्यूटन लॉ में पढ़े हैं ना? रोटेट तो कर नहीं रहा है,
ट्रांसलेट कर रहा है, लेकिन वो ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कि इस पे नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क भी जीरो। अभी एक फोर्स और लगाना बाकी है। मास के कारण mg लगाया, जिसके दो कंपोनेंट तोड़े, एक सरफेस से घसटाने के कारण फ्रिक्शन लगाया। अभी एक फोर्स लगाना बाकी है, नॉर्मल। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे इस केस में, नॉर्मल फोर्स जो है वो यहां लगा, ये नॉर्मल फोर्स। और यही यहां पर सबसे बड़ा मिस्टेक है। अगर आप यहां नॉर्मल लगा देते हैं और ये आपका सेंटर है, इस क्यूब का यही सेंटर, तो आंसर नॉर्मल फोर्स के कारण सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। और फट से ये 0 मारेंगे आंसर। लेकिन अगर आप यहां नॉर्मल लगाते हैं, यहां अगर नॉर्मल लगाते हैं तो देखो तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? नहीं सर। ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए, रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी 0, और नेट टॉर्क एवरी पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए। तो अगर हम सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो mg के टॉर्क 0, इसके कारण mg sin थीटा, mg cos थीटा के कारण ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे, नॉर्मल के भी 0। लेकिन क्या फ्रिक्शन के टॉर्क 0 हो रहे हैं? नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहे ना। या अगर हम इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट है A, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें, A पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालें, तो नॉर्मल के टॉर्क 0, फ्रिक्शन के टॉर्क 0, लेकिन क्या mg के टॉर्क 0 हो रहे हैं? नहीं सर। नहीं हो रहे। और टॉर्क 0 नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये रोटेट करते हुए नीचे गिरना चाहिए, लेकिन ये तो रोटेट करके नहीं गिर रहा है। इसका मतलब मैंने फोर्स जो लगाए हैं ये कहीं ना कहीं गलती किए हैं। तो क्या गलती हुई है बताइए? नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। जब हम mg तो हमेशा सेंटर से ही लगेगा, mg यहीं से लगेगा, इसके दो कंपोनेंट यही बनेंगे। ये तो जिद में है कि हम यहीं लगेंगे भाई, चाहे इक्विलिब्रियम से गिरे ना गिरे उससे मतलब नहीं है, mg तो बीच से ही लगेगा। फ्रिक्शन भी जिद में है कि हम तो घसटाएंगे जिधर के उसके इधर में लगेंगे, सरफेस के कांटेक्ट में ही लगेंगे, लॉन्ग दी प्लेन ही लगेंगे। नॉर्मल फोर्स जो है वो अपना कॉम्प्रोमाइज करेगा, अपनी स्थिति से कॉम्प्रोमाइज करेगा। नॉर्मल का क्या कहना है? नॉर्मल हम सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर हम यहां से भी लग सकते हैं, यहां से भी लग सकते हैं, यहां से भी लग सकते हैं, यहां से भी लग सकते हैं। उसका परपेंडिकुलर लगना कहां? जरूरी नहीं है कि हमेशा सीजी से ही पास करने वाला नॉर्मल। तो इस पर्टिकुलर स्थिति में नॉर्मल फोर्स जो है वो यहां से पास नहीं करेंगे। जो नॉर्मल आप बीच से पास कराए हैं वो नॉर्मल यहां से पास, यही नॉर्मल जो आपने ऐसे पास कराया, दैट इज द मिस्टेक। अब यहां से नॉर्मल पास नहीं होंगे तो फिर कहां से? या तो यहां से हो सकते हैं या नहीं तो यहां से हो सकते। तो बताइए दोनों में से किससे करें? राइट वाले से। ये वाला से करें नंबर 1 या ये वाला से करें नंबर 2? यस साइनस सर N1 सही है कि N2 सही है? N2 सही है। N2 सही है। अगर हम N1 वाला लेते हैं, N1 वाला अगर लेते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम मैनेज नहीं हो पाएगा, फिर इक्विलिब्रियम मैनेज नहीं हो पाएगा। अगर आप इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, इसी पॉइंट के अबाउट ले लो, तो फ्रिक्शन के टॉर्क 0, N1 के टॉर्क 0, लेकिन mg के तो टॉर्क लगेंगे ही। ये जो mg है उसके कारण टॉर्क तो लगेंगे, तो टॉर्क आ जाए। लेकिन अगर आप नॉर्मल को यहां से पास न करा के यहां से पास अगर करा देते हो तो आपकी इक्विलिब्रियम सेट हो। अब आप
देखो यहां से अगर नॉर्मल पास करा देते हो तो इक्विलिब्रियम सेट, ये आपका सेंटर। अब आप किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, जैसे ओ के अबाउट ले लो, ओ के अबाउट N1 के टॉर्क क्या होंगे? क्लॉकवाइज। mg के तो 0 होंगे और फ्रिक्शन के हो जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो दो टॉर्क अगर अपोजिट होंगे तो 0 हो सकते हैं ना आपस में, इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। अगर आप इसी पॉइंट के अबाउट ले लो, इस पॉइंट के अबाउट ले लो, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां नॉर्मल पास हो रहा है, देखो तो क्या आप 0 हो सकते हैं? नहीं सर। चेक करो। इस पॉइंट के अबाउट अगर लेते हैं तो फ्रिक्शन के नहीं होगा। फ्रिक्शन के तो 0 हो जाएंगे हाँ, उसका 0 सर। और नॉर्मल के 0 हो जाएंगे। नॉर्मल ये इसी से पास हो रहा है ना। अच्छा हाँ सर। फ्रिक्शन के 0, नॉर्मल के 0, mg cos थीटा के क्लॉकवाइज यस सर। और mg sin थीटा के एंटी क्लॉकवाइज। हाँ सर। मैनेज हो जाएंगे। यस। हमको किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी है? ओ के अबाउट। मान लिया ये दूरी को हमने x लिया, ये डिस्टेंस इज x, और तो टॉर्क बताइए। टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल अबाउट O, अबाउट सेंटर दैट इज O, कितना आया? n इंटू एक्स। n आएगा टॉर्क, नॉर्मल के कारण O के अबाउट टॉर्क, फोर्स नॉर्मल इंटू परपेंडिकुलर दूरी, यही है x। हाँ सर। तो हमको n इंटू एक्स की वैल्यू चाहिए, n इंटू एक्स की वैल्यू चाहिए। दिस इज द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल अबाउट, दिस इज द टॉर्क अबाउट O ड्यू टू नॉर्मल इज n इंटू एक्स। हमको n और x का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो मेरा आंसर आ जाए। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम के लिए टोटल ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स करेंगे। ऊपर का फोर्स देखो क्या है? n। ऊपर का फोर्स n है ना ये वाला, और नीचे का फोर्स में क्या है? mg cos थीटा। एक इक्वेशन ये हुआ, n की वैल्यू ये वाली आई। दाएं वाला फोर्स बराबर बाएं वाला फोर्स। दाएं में कितना फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन। और नीचे का फोर्स क्या हुआ? mg sin थीटा। mg sin। और फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं म्यू के इंटू एन, क्योंकि घसटा रहा है ना ये माइनस। यस सर। ये वैल्यू आ, हमको चाहिए n इंटू एक्स। कहां से आए? n इंटू एक्स। एफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन में फ्रिक्शन का वैल्यू डाल के एन का निकाल लेंगे। निकाल लीजिए। म्यू एन में म्यू, देखो आपके ऑप्शन में क्या कहीं म्यू है? नहीं सर। तो हमको म्यू वाली टर्म से तो कैलकुलेशन करना तो बेनिफिशियल नहीं है ना। हाँ सर। आप कैसे करो? हमको n इंटू एक्स चाहिए। अभी हमने सिर्फ फोर्स को इक्वेट किया है, टॉर्क भी तो करना है ना, टॉर्क 0 भी तो करना है ना। यस सर। आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, एक दूसरा पॉइंट का टॉर्क ले लीजिए, ये पॉइंट के बाद टॉर्क ले लीजिए। दिस इज द पॉइंट ए। टॉर्क अबाउट ए 0 कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ सर। चलिए बताइए, टॉर्क अबाउट ए बोलिए। ए के अबाउट टॉर्क, फ्रिक्शन के कारण टॉर्क 0। फ्रिक्शन यस। ए के ए से ही पास हो रहा है। mg cos थीटा के कारण भी टॉर्क 0 होगा। अब नॉर्मल के कारण बोलिए। नॉर्मल के कारण नॉर्मल इंटू परपेंडिकुलर दूरी x, n इंटू एक्स।
यस नॉर्मल ये रहा और परपेंडिकुलर दूरी ये रहा, ये तो दूरी मैंने x एज्यूम किया हुआ है, तो n इंटू एक्स। डायरेक्शन बोलिए नॉर्मल के टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा। ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को मैंने प्लस लिया। अब एक फोर्स क्या बच गया, mg sin थीटा। mg sin थीटा के टॉर्क का डायरेक्शन बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस हो जाएगा यस सर। mg sin थीटा। और यहां से a से mg sin थीटा का ये फोर्स ऑफ एक्शन है, ये वाली दूरी कितनी होंगी, a/2। ये जो ये पूरा 8j है दिया हुआ है, शायद 8 दिया हुआ है ना, यस सर। स्लाइड डाउन 8j, ये पूरी a है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएंगी, a/2। तो ये हो गया mg sin थीटा इंटू a/2, दिस इज a/2, mg sin थीटा इंटू a/2। ये आपका हुआ एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। और यहां से n टाइम्स x के डायरेक्ट वैल्यू आ गए mg sin थीटा इंटू a, दिस इज इट। समझ आया? हाँ सर। सो दिस इज n। तो n इंटू एक्स की वैल्यू हमको चाहिए थी, और n इंटू एक्स की वैल्यू डायरेक्ट मेरा आ गया mg sin a/, sin थीटा इंटू a/। ऑप्शन इज बी, द करेक्ट आंसर इज D। ठीक है, दिस इज द अनदर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कपलिंग की बात नहीं हो रही है, तो हम नॉर्मल को यहां से यहां तक के रीजन में कहीं भी रख सकते, ए और ये बी रीजन में कहीं भी नॉर्मल को रख सकते। और सिचुएशन दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये आपका एक क्यूब है, दिस इज ए क्यूब। ठीक है, एक क्यूब है, और ये एक दीवार के अगेंस्ट में हमने उसको दाबा हुआ, दिस इज वन। ये इसका सेंटर ऑफ मास पोजीशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोजीशन यहाँ है। बाई सेंट्रल लाइन, ये दीवार रख, एक फोर्स हम यहां से ऐसे पास करा रहे हैं, दैट फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अ फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, बाकी सिचुएशन आप देख लीजिए, mg कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, नॉर्मल किधर लगेगा, आप खुद डिसाइड कीजिए। और हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट हम दे रहे हैं, ये तो O हुआ, there is a point A, there is a point B, choose the correct option, choose the correct option। ऑप्शंस भी चुन सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा सही है वो भी चुन सकते हैं। पहला है टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल अबाउट O is equal to 0।
फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा टॉर्क टॉर्क ड्यू टू एफ और ड्यू टू एफ अबाउट बी is equal to टॉर्क बी के अबाउट ना। ये ऑप्शन रहने दो, एक ऑप्शन मेरे दिमाग में आया, पहले वो लिखा। n is equal to f and friction is equal to n। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल is equal to torque due to friction about O। ठीक है, या हाँ ठीक है, अबाउट वो छोड़ो। चौथा ऑप्शन टॉर्क ड्यू टू normal is equal to torque due to mg about a। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा सही है? There are four options। फोर ऑप्शन में आपको कौन सा सही लगा? दो नंबर ऑप्शन। दो नंबर ऑप्शन, ठीक है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब दो नंबर। तीन नंबर का क्या? नहीं सर, 3 नंबर नहीं होगा। तीन नहीं। और चार नंबर का क्या? वो भी नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन बी। फोर्स लगाते हैं, ठीक, फोर्स होकर मास की वजह से mg तो यहीं से पास होगा ना एनएच। यस सर। mg यहां से पास है, नॉर्मल कहां से पास होगा? अच्छा, फ्रिक्शन कहां से पास होगा? फ्रिक्शन तो हमेशा, क्योंकि ये mg की वजह से नीचे फॉल करना का टेंडेंसी करेगा, तो फ्रिक्शन यही लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में। यस सर। तो ये आपके फ्रिक्शन हो।
नॉर्मल की कहानी बताइए। नॉर्मल क्या कहाँ से पास करेगा? तो वॉल से एक नॉर्मल फोर्स पास करेगा। क्या ये वाली नॉर्मल होगी जो मैंने दिखाया? क्या ये वाली नॉर्मल होगी? नहीं सर, ये नहीं। और ये अगर होती है तो क्या घाटा क्या है? अगर हम ये वाली नॉर्मल लेते हैं तो परेशानी क्या है? 0 हो जाएगा। ये फाइन, ये प्रॉब्लम है। तो आप बोलेंगे सर अगर हम ये वाली नॉर्मल लेंगे ये क्यूब कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता, है ना एनएस? यस सर। क्योंकि इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क भी 0। अगर आप ये वाली नॉर्मल लेंगे तो टॉर्क 0 नहीं हो पाएगा, नेट टॉर्क 0 नहीं हो पाएगा। अगर मान लो इस O पॉइंट के बाद टॉर्क लेते हैं तो नॉर्मल के टॉर्क 0, mg के भी टॉर्क 0 और इस फोर्स के भी 0। लेकिन क्या फ्रिक्शन के 0 हो पाए? फ्रिक्शन का नहीं होगा 0। फ्रिक्शन का नहीं हो पाए। अगर किसी भी फोर्स के टॉर्क बन गए तो बॉडी नाचेगा। क्या ये नाच रहा है? नहीं नाच रहा है। आपको ये हम इंक्लूड कर देते हैं, ब्लॉक इज एट रेस्ट, है ना? ब्लॉक क्या चीज में है? रेस्ट में। ये जो फोर्स से हम इसको प्रेस किए हैं दीवार के अगेंस्ट में, ये ब्लॉक रेस्ट। तो ब्लॉक नहीं नाच रहा। अगर हम मान लो आइनस ये वाली पोजीशन लेते हैं, ए पॉइंट अगर लेते हैं, बताइए तो इस ए पॉइंट के बाद टॉर्क 0 होगा? नहीं सर, इसके अबाउट नहीं होगा। इसके अबाउट भी नहीं होगा। कैसे? इस ए पॉइंट के अबाउट नॉर्मल के टॉर्क 0 हो गए, यस सर। क्योंकि यही फ्रिक्शन के भी टॉर्क 0 हो गए, यस सर। एफ के भी टॉर्क 0 हो गए। हाँ सर। लेकिन mg के 0 हो पाए क्या? नहीं सर। नहीं हो पाए। और अगर mg का टॉर्क बन गए तो इसको नाचना चाहिए। हाँ सर। तो गलती क्या किया हुआ है? mg का मतलब एक अबाउट टॉर्क mg का 0 नहीं हुआ, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो इसको इक्विलिब्रियम करना है ना। यस तो करने के लिए या तो हमें फोर्स की डायरेक्शन बदलनी होगी या फोर्स की पोजीशन बदलनी होगी। यस यस सर। अब आइए, एफ तो लगा के दिया हुआ है प्रॉब्लम में, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। एन को करना है। mg तो जिद किए हुए हम यहीं से लगेंगे। फ्रिक्शन का भी जिद है कि हम ऐसे ही लगेंगे सरफेस के लॉन्ग। तो सिर्फ हम किसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल शिफ्ट कर सकते हैं। नॉर्मल का एक ही जिद है कि हम सरफेस के कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगेंगे, लेकिन सेंटर से ही पास करेंगे उसका कोई जिद नहीं। इसका मतलब ये हुआ यहां पे नॉर्मल यहां से पास नहीं करेगा। तो नॉर्मल अगर वहां से पास नहीं करेगा तो नॉर्मल कहां से पास करेगा? नॉर्मल क्या ऊपर से पास करेगा या नॉर्मल नीचे से पास करेगा? आप डिसाइड करें। बोलो, ये वाला सही है या ये वाला सही है, या दोनों में से कोई एक ले ले? N2 सर। हाँ, अगर आप N1 वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं, तो फिर इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो पाएगा। फ्रिक्शन और N1 इक्वली टॉर्क 0 होगा। क्योंकि अगर आप O पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हो, mg के टॉर्क 0, F के भी टॉर्क 0, फ्रिक्शन के टॉर्क बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज, N1 के भी बन जाएंगे एंटी क्लॉक। दोनों फोर्स के टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क और फर्दर पहले से ज्यादा हो जाए, और ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। इसका मतलब ये जो नॉर्मल है वो यहां से पास करता है, तो आप की जीत हो जाएगी।
तब आप इसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर सकते। तो नॉर्मल यहां से पास होगा, तब आप देखो कहीं से भी टॉर्क निकाल के चेक कर लो, टॉर्क आपका नेट 0 होने की व्यवस्था हो जाए। अगर किसी एक का टॉर्क बन रहा है तो दूसरका का टॉर्क उसके एंटी क्लॉक अपोजिट बन जाए। अब आप किसी एक पॉइंट के लिए अबाउट ले लो, मान लो ओ पॉइंट के अबाउट ले लो, तो ओ पॉइंट के अबाउट क्या होगा, mg के टॉर्क 0, mg के टॉर्क 0, क्योंकि वहीं से पास, f के भी टॉर्क 0 हो जाएंगे। फ्रिक्शन के टॉर्क होंगे एंटी क्लॉकवाइज और इस नॉर्मल के टॉर्क हो जाएंगे क्लॉक। दो को टॉर्क इक्वल है ना, अपोजिट हो गए, 0 हो सकते हैं। अगर इक्वल हो जाए तो 0 हो सकते हैं। तो ये वाली नॉर्मल की स्थिति होगी। अब आइए ऑप्शन चुना जाए। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ना, ओ पॉइंट के अबाउट ओ नॉर्मल के टॉर्क तो 0 नहीं हो पाए, क्योंकि ये वाली दूरी तो आ गई। ये ऑप्शन गलत। अगर ये नॉर्मल यहां से पास होता तो आप 0 बोल सकते, लेकिन वहां से वो पास नहीं हो रहा। ठीक, दूसरा ऑप्शन इक्विलिब्रियम में है तो n बराबर f, ये सही है, और फ्रिक्शन बराबर mg, ये भी सही है। ये दोनों ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन चुनिए, ओ पॉइंट के अबाउट f के कारण टॉर्क 0, mg के भी 0, और नॉर्मल के कारण टॉर्क बनेगा क्लॉकवाइज और फ्रिक्शन के कारण बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों अगर बराबर हो जाए तभी ना ये रेस्ट में रहेंगे। हाइनेस, इस क्लास में हो नहीं हो, लीव कर दिया। तो ये भी ऑप्शन सही है ना मिथिलेश? ये भी ऑप्शन सही है। अगर हम ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं और ये चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क अबाउट ओ 0 होना चाहिए ना, नेट टॉर्क अबाउट ओ 0 होना चाहिए। वो ओ के अबाउट नेट टॉर्क कौन कौन बनाएगा? एफ तो नहीं बनाएगा, mg भी नहीं बनाएगा, नॉर्मल बनाएगा, टॉर्क क्या बनाएगा? क्लॉकवाइज, और एक बनाएगा फ्रिक्शन, ओ के अबाउट फ्रिक्शन बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज माइनस में ड्यू टू फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड में हम बात करें, ये बराबर है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी। 4 चेक कीजिए, तो 4 चेक कीजिए। ए पॉइंट के अबाउट की बात कीजिए, ए पॉइंट के अबाउट यहाँ ए है, ए के अबाउट फ्रिक्शन के टॉर्क 0 हो गए, एफ के भी टॉर्क 0 हो गए, एक नॉर्मल के टॉर्क बनेंगे ए के अबाउट क्लॉकवाइज और एक mg के कारण बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों इक्वल होंगे तभी तो नेट 0 होंगे। तो दोनों अगर इक्वल हो गए तभी नेट 0 होंगे, तो ये भी ऑप्शन सही। तो इसमें ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, ये तीनों ऑप्शन सही। समझ आया? आईएनएस क्लास में हो? यस यहाँ इसमें तीनों ऑप्शन सही है। क्लास में ओके सर। तो ये टॉर्क का एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन।
लास्ट क्लास में हमने इक्विलिब्रियम शुरू किया था। इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स हजारों हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस हम करके इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बस यही ध्यान रहे, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी की बात हो रही है तो वहां नॉर्मल शिफ्ट हो सकते हैं। नॉर्मल का बस एक ही जिद है कि जहां कांटेक्ट होगा उसके परपेंडिकुलर लगे, लेकिन उसकी ये जिद नहीं है कि हमेशा वो सीजी से पास करे। एमजी की जिद है कि वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड और सीजी से ही पास करे, वो उसकी जिद है। नॉर्मल की फ्रिक्शन की जिद है कि जहां घसटाएगा उसके सरफेस के अलोंग ही लगे, है ना। नॉर्मल की जो है थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजेशन स्थिति आती है। नॉर्मल को हम पैरेलली सरफेस के परपेंडिकुलरली शिफ्ट कर सकते हैं, और यही शिफ्टिंग कंडीशन के लिए मैंने आपको ये वाली थ्योरी से। ठीक है, फिर इसके साथ हम लोग की इक्विलिब्रियम कंडीशन फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम रोटेशन मोशन की कंडीशन स्टार्ट, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। with acceleration. ठीक है, तो आज यहीं तक। यू विल बी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास।